अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस चैप्टर नंबर आपका जो 10 है, इसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक। रिपल टैंक जी एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और उन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स देखें। एक शीशे की ट्रे और जो जिसके अंदर आप थोड़ा सा पानी जो है ना वो डालेंगे। उसके बाद ये उसके ऊपर स्टैंड की मदद से एक वाइब्रेटर सस्पेंड किया गया है। वाइब्रेटर में क्या है जी, एक बटन बार है, उसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है। तो मोटर जब आप ऑन करेंगे पावर सप्लाई उसे प्रोवाइड करने के बाद, तो ये वाइब्रेटर जो है यानी जो बाहर ये पानी की सरफेस के साथ टच करेगा। अपनी वाइब्रेशन की वजह से वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वाटर के अंदर और वाटर सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब नेक्स्ट जो है, ऊपर एक लैंप लगाया गया और नीचे शीट रखी गई है। तो लाइट जब आके इधर शाइन करेगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, तो नीचे जो है ना वो आपको इस तरह की लाइंस दिखाई देंगी, यानी कि डार्क लाइंस और ब्राइट लाइंस। इसमें जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उसमें जो वाटर वेव्स का पैटर्न होता है वो क्रस्ट एंड ट्रफ की शक्ल में होता है। जो क्रस्ट पार्ट है वाटर का वो ब्राइट लाइन को शो कर रहा है, जो ट्रफ पार्ट है वो डार्क लाइन को शो कर रहा है। फिर आपको पता है क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस उसे वेवलेंथ कहते हैं, या ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का जो डिस्टेंस उसे भी वेवलेंथ कहते हैं। अब जो आपने पावर सप्लाई दी है उसे आप स्विच ऑन करेंगे, मोटर ऑन हो जाएगी, वाइब्रेटर वाइब्रेट करने लगेगा। उसके रिजल्ट में वाटर सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगी और उस वेव्स को फिर आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब वेव एक मीडियम में जो है ना एक मीडियम में मूव करते हुए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है, तो पहले मीडियम में ही वो बाउंस बैक होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहता है। जैसे आप मिरर लेके शीशे के सामने मतलब मिरर लेके खड़े हो जाते हैं धूप में, तो लाइट आती है और शीशे पे टकराने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। अब देखें हवा में लाइट आई, मिरर पे आके टकराई और हवा में वापस चली गई। मिरर जो है ना वो दूसरा मीडियम था, तो जिसकी वजह से वो उसके रास्ते में आई, यानी कि आने वाला जो मीडियम है उससे वो टकराएगी, पहले वाले मीडियम वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहेगा। अब देखें ये वेव्स अगर ट्रैवल कर रही हैं उसी रिपल टैंक के अंदर, तो हम उसके रास्ते में ये एक एंगल पर हम क्या रख देंगे, एक सॉलिड ब्लॉक रख दें कह लो, यानी एक बार रख दें। तो यहाँ से जो वेव्स आके टकराएंगी, यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करें जिसमें हम एंगल मेजर करेंगे, यानी जो सरफेस आपने रखी है जिस पर वेव्स ने आके टकराना है उस पर नॉर्मल ड्रा कर लें, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं। उसके साथ आगे वेव्स जो टकराएंगी सरफेस के साथ, तो नॉर्मल के साथ आपने एंगल मेजर करना है वेव का, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। यहाँ से टकराएंगी, टकराने के बाद वो डाउनवर्ड जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी नीचे, यानी वापस वाटर में ही चली जाएंगी। वाटर वेव्स थी वो वाटर में ट्रैवल करते करते किसी एक सॉलिड स्पॉट से टकराई, यानी और मीडियम है ये। उसके बाद पहले मीडियम में ही ये क्या हो गई, वापस आ गई। तो ये दोबारा वही नॉर्मल के साथ हमने एंगल मेजर किया जिसका नाम हमने रखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें यही होगा जस्ट कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना तो स्पीड चेंज होगी ना ही उसकी कोई वेवलेंथ चेंज होगी, तो बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट रहेंगी इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर चेंज करेंगे आप, यानी आप इसको अगर थोड़ा और बेंड कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज हो जाएगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होगा। अब आगे आ जाए, नेक्स्ट फिनोमिना जो है इसका वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती है, यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो गई ना, वापस आ गई, यहाँ क्या होगी, इंटर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, वो जो रिपल टैंक था उसकी एक साइड पे हमने एक शीट रख दी, बारीक शीट कह लो, वहाँ से पानी कम गहरा रह गया और यहाँ पानी ज़्यादा गहरा था। तो गहरे पानी से कम गहरे पानी में जब वेव्स दाखिल होंगी तो डेफिनेटली मीडियम चेंज हो गया, क्योंकि जो वेव स्पीड है वो डेप्थ ऑफ द वाटर पे डिपेंड करती है। पानी जितना गहरा होगा वेव्स की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखिए ये गहरे पानी की वेव्स हैं, डीप वाटर की वेव्स हैं, और जैसे ही वो आगे रुकावट आई उसके बाद वो शॉलो वाटर आ गया, यानी कम गहरा पानी है, स्पीड स्लो डाउन हो गई। स्पीड स्लो डाउन होने की रीज़न उसने बताई है कि वेवलेंथ कम होगी। अब यहाँ देखें आप, वेवलेंथ जो है ना वो एक लाइन से अगली लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कह रहे हैं उसे आप, λ1, और v1 स्पीड है। यहाँ स्पीड v2 हो गई और वेवलेंथ जो है ना वो देखें पहले से कम हो गई है, तो उसे λ2 कह रहे हैं। तो वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, उसके रिजल्ट में वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। एफ एज इट है, लैम्डा कम हो गया तो दैट इज बाय वी की वैल्यू पहले से कम आएगी।
अब स्पीड स्लो डाउन हुई है, ये तो थी सिंपली एक जो वेव्स हैं वो स्ट्रेट दूसरे मीडियम में दाखिल हुई, अगर किसी एंगल से इंटर होंगी जैसे यहाँ है, यानी वेव्स यहाँ ट्रैवल कर रही हैं, और जो शॉलो वाटर वो इस एंगल पे देखें हमने रुकावट रखी है, और शॉलो वाटर इस एंगल पे वो इंटर होंगी डीप वाटर से शॉलो वाटर के अंदर। देखें यहाँ पर उनकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है, प्लेन वेव्स आ रही है ना, ऐसे प्लेन वेव। देखें जब इस तरह का बार होता है ना, यानी हॉरिजॉन्टल बार जब डिप करती है वाटर के अंदर तो प्लेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इस तरह की। और अगर एक आप वर्टिकल कोई पेंसिल या कोई रॉड डिप करते हैं वर्टिकली तो फिर सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जिस तरह की वेव्स आप प्रोड्यूस करना चाहें वो कर सकते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर प्लेन वेव्स हैं, तो इसे वेव फ्रंट बोलते हैं, यानी कि ये वाइब्रेट करता है, उसके रिजल्ट में वाटर के मालिक्यूल्स जो है ना वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर तमाम पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो। हमने कहा था क्रस्ट में क्या होता है, मीन पोजीशन से ऊपर होते हैं, तो जो क्रस्ट होगा उस पर पूरी आप क्रस्ट पे देखेंगे जितने पार्टिकल हैं वो सारे अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होंगे, और जो टॉप होगा वो सारे नीचे होंगे वहाँ पे। तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर तमाम पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो उसे हम नाम देते हैं वेव फ्रंट का। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। अगर मैंने बोला जैसे वर्टिकल, अगर आप कोई पेंसिल या रॉड ले आएंगे वर्टिकली उसको यहाँ पर डिप कराएंगे तो उसके रिजल्ट में सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, सर्कुलर वेव फ्रंट की। जैसे आप पानी के अंदर एक स्टोन जो है ना ड्रॉप करते हैं उसके रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर देखें ये वेव्स जो है ना वो ट्रैवल कर रही हैं इस डीप वाटर से शॉलो वाटर की तरफ, और जहाँ वो देखें बाउंड्री वहाँ हमने नॉर्मल ड्रा किया, वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर किया। उसके बाद जैसे वो दूसरे मीडियम में दाखिल हुई उन्होंने अपनी प्रोपागेशन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज की है। तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। स्पीड क्यों चेंज, डायरेक्शन क्यों चेंज हुई, क्योंकि स्लो डाउन हो गए। स्लो डाउन अगर होगा वेव दूसरे मीडियम में जाएगी, स्लो डाउन होगी तो रिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, एंगल होना ज़रूरी है। इस तरह अगर स्ट्रेट दाखिल होंगी तो फिर वो अपनी प्रोपागेशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, जस्ट वेवलेंथ को चेंज करती हैं, उसके रिजल्ट में स्पीड चेंज हो जाती है। यहाँ दो फिनोमिना है, वेवलेंथ चेंज हुई उसके रिजल्ट में स्पीड चेंज हो गई, और प्रोपागेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई एंगल की वजह से। तो अब लास्ट फिनोमिना जो है इसका वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। डायफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, पीछे जो मैंने अभी पढ़ा। रिफ्रैक्शन व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस। ठीक है जी। जी लास्ट फिनोमिना वेव का उसे हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वही प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुए हैं उसी रिपल टैंक के अंदर, प्लेन वेव फ्रंट की वेव्स, और उसके रास्ते में एक रुकावट और ये दूसरी रुकावट रखी, और उनके दरमियान थोड़ा सा हमने गैप जो है ना छोड़ दिया। ये जो गैप होगा, सेपरेशन होगी, इसे हम स्लिट बोलते हैं, स्लिट या होल बोलते हैं। तो इसका जो साइज़ है स्लिट का वो आने वाली वेव की वेवलेंथ के इक्वल या उससे कम होना चाहिए, अगर आपने डायफ्रैक्शन को सही से ऑब्जर्व करना है। तो जब वेव्स आके यहाँ पर टकराएंगी, इस स्लिट से जब पास करेंगी, इस स्लिट के जो एजिज होंगे उसके क्रॉस वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी और रैपिड डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगी। तो मैंने बोला था कि ये जो स्लिट का साइज़ है वो आने वाली वेव की वेवलेंथ के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, फिर ही आप उसकी जो है ना वो ये सर्कुलर पैटर्न देख सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्ट फ्रॉम द स्लिट। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर स्लिट का साइज़ इस तरह बड़ा रखा गया तो जो वेव्स आएंगी वो आके उसके कॉर्नर पे ही सिर्फ बेंड करेंगी, अपनी बेंडिंग शो करेंगी सिर्फ कॉर्नर पे, बाकी बीच में से वेव स्ट्रेट ही रहेंगी। तो आपको उस तरह का सर्कुलर पैटर्न नज़र नहीं आएगा आफ्टर डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन होगा क्या, डायफ्रैक्शन और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजिज और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। यानी कि बेंडिंग ऑफ वेव्स का मतलब ये है कि मुड़ना, वेव्स का मुड़ जाना, स्प्रेड होना, आगे की तरफ फैल जाना, अराउंड शार्प एजिज जो किनारे हैं उसके, और कॉर्नर है ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को या फिर स्लिट के, तो इसे डायफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब इसमें मैंने आपको 3 बातें बताई, आपने याद रखनी है क्योंकि ये आगे 2 चैप्टर में भी जो है ना वो यूज़ होंगी। पहली बात ये है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब एक मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही हो दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करे तो पहले मीडियम में ही बाउंस बैक होती है, उसके रिजल्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहता है। लॉज, ये लॉ है इसका रिफ्लेक्शन का, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। उसके बाद फिर ये था कि अगर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती हैं तो उनकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसके रिजल्ट में स्पीड चेंज हो जाती है। और अगर वो विद एंगल जो है ना दूसरे मीडियम में इंटर हो रही हैं
तो उनकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और साथ स्पीड तो चेंज होगी, लेकिन प्रोपागेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। और जो बेंडिंग ऑफ वेव्स था उसमें ये था कि जो स्लिट या ऑब्स्टेकल आप रखेंगे उसका जो साइज़ है स्लिट का वो वेव की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, और फिर ही वेव्स जो है ना आफ्टर डायफ्रैक्ट फ्रॉम द स्लिट वो सर्कुलर पैटर्न की शक्ल में आगे प्रोपागेट करेंगी, जिसे आप बेंडिंग ऑफ वेव्स कहते हैं, और वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। तो ये आपका टॉपिक था लास्ट। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक